बलूचिस्तान के मुतअद्दिद शहरों पर बलोच जंगजुओं के कब्जों ने रियासती रिट के दावों को धूल में मिला दिया है। करख के बाद सिब्बी, बसीमा, गवादर, ढाडर पर भी बलोच आज़ादी पसंदों का राज है। कई मकामात पर नाकाबंदी, BRG ने 35 एहलकारों की हलाकत का दावा कर दिया है। इसके अलावा BLA की तरफ से 7 एहलकारों की मैयतों की हवालगी के मामले पर कौन सा फैसला किया गया है, मैयतें कब मिलेंगी, कहां से मिलेंगी, क्या मैयतों की हवालगी पर भी मुज़ाकरात जारी है, GHQ मैयतों के हवाले से शदीद दबाव का शिकार असल मामला है क्या, इस पर भी बात करेंगे। और फिर लयारी गैंग वार की सरपरस्त जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने बलूचिस्तान में डेथ स्क्वाड के कारिंदों, दहशतगर्दों और किराए के कातलों का पार्टी को गढ़ बना दिया है। सैकड़ों बलोचों और सिंधियों का कातिल, ISI का असासा करार दिया जाने वाला लश्कर झंगवी का सहूलतकार और अब NA 256 खुजदार के ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार होगा। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी के खिलाफ नफरत में मजीद शिद्दत आई है। क्या इस हवाले से जंगजुओं की तरफ से कोई बड़ा फैसला सामने आ सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत डॉक्टर महरंग बलोच को सजा दिलवाने और बरियत खत्म करवाने के लिए इंतहा से ज्यादा सरगर्म हो गई है, लेकिन सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस खादिम हुसैन तुनियो ने डॉक्टर महरंग बलोच के खिलाफ अपील की समाअत से माजरत कर ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज इन वीडियोस, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो एक नए व्लॉग के साथ। आपसे वही गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से ज़रूर आगाह किया करें। और वो दोस्त जिनको गालम गलोच का शौक़ है उनसे भी गुजारिश है कि गाली दें, लेकिन इखलाक और इज़्ज़त और एहतराम के दायरे में रहते हुए। इस वक्त एक वीडियो आपकी स्क्रीन पर है। जी नाज़रीन, ये वीडियो सरफराज बुगटी चुनतखब वज़ीर आला और इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा, ये उसकी वीडियो है, उसमें आप देख सकते हैं। उससे आपको बखूबी अंदाजा हो सकता है कि इस वक्त बलूचिस्तान में बुनियादी तौर पर हुकूमत है किसकी। दाल चावल पर 10 अरब रुपए निकल लिए गए, असेंबली की तामीर नो के नाम पर 6 अरब रुपए, गंदुम खराब होने के नाम पर 6 अरब रुपए, कागजी मंसूबों पर 40% कमीशन, मतलब सालाना 25 से 30 अरब रुपए का टीका। लेकिन हर तरफ खामोशी है और नेब खामोश है। नेब खामोश क्यों है, उसका जवाब आपको आज नेब कवानीन में तरामीम के हवाले से मिल गया होगा कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स के साथ जुड़े हुए जो शख्स जिसको चेयरमैन बनाया गया था, अब वो मजीद 3 साल चेयरमैन रहेगा। तो ये जो सूरत हाल इस वक्त बलूचिस्तान में बनती है, मैं बार बार कहता आया हूं कि बलूचिस्तान में कभी भी बराह रास्त मुंतखब हुकूमत नहीं रही है और ना ही आइन और कानून के मुताबिक मुंतखब असेंबली बलूचिस्तान में आई है, क्योंकि बलूचिस्तान पर शुरू से रियासत अपना तसल्लुत बरकरार रखने की कोशिश में अपने ही नुमाइंदों को कामयाब करवा कर लाना चाहती है। जिस तरह इस वक्त शफीक मेंगल को लाने की मनसूबाबंदी की जा चुकी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो चुनतखब वज़ीर आला और ये जो वीडियो देखी, इसमें जो साहिबान थे, इनकी जो दावा है बलूचिस्तान में रियासती रिट के हवाले से, तो उसके हवाले से मैं आपको बता दूं कि पिछले 24 घंटों में तुर्बत, झाओ, खारान, पंजगूर और मशके में 6 अफराद की जान ले ली गई है। जी नाजरीन, पंजगूर में नौजवान का मावराए अदालत कत्ल किया गया है। रियासती डेथ स्क्वाड के एहलकारों ने 3 मार्च 2026 को 17 साल याह्या बलोच को उसके घर से जबरी तौर पर लापता कर दिया था और फिर उसे मावराए अदालत कत्ल करके 4 मार्च को उसकी मस्तशुदा लाश फेंक दी। झाओ से नौजवान की एक लाश बरामद हुई है। झाओ से मिलने वाली लाश की शनाख्त नादिल बलोच के नाम से हुई है, जिसे 23 नवंबर 2025 को झाओ बाजार से सिक्योरिटी फोर्सेस ने गिरफ्तार करके लापता कर दिया था और आज उसकी लाश फेंक दी गई। तो इस तरह गुज़िश्ता रोज आपने देखा कि बलूचिस्तान के एक अहम तरीन लेक्चरर को जो है वो यूनिवर्सिटी के कैंपस के गेट पर गोलियां मार दी गई और एक को जख्मी कर दिया गया। तो इसी तरह इस वक्त बलूचिस्तान पर जो रियासती रिट के दावे हैं, वो जो बलूचिस्तान के आज़ादी पसंद हैं, ये जंगजू हैं, उन्होंने धूल में मिला के रख दी हैं। कल का आपको पता होगा कि करख पे किस तरह आज़ादी पसंदों ने कब्जा किया या फिर उसको अपने कंट्रोल में लिया। इसी तरह सिब्बी के हवाले से भी ऐसी ही इतलात मौसूल हो रही हैं कि बलोच आज़ादी पसंदों ने सिब्बी में गुलो शहर
शहर अगर मैं नाम गलत लूँ तो प्लीज़ मेरी इस्लाह कीजिएगा, गुलो शहर का कंट्रोल संभाल लिया। थानों और इमारतों पर कंट्रोल, मुतअद्दिद पुलिस एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया। सिब्बी के हवाले से मुतअद्दिद अफराद ने मुबैना तौर पर सिब्बी के इलाके अरंद में लेवीज स्टेशन का कंट्रोल भी संभाल लिया और एहलकारों को हिरासत में लेकर असलहा और सामान कब्जे में ले लिया। इसके अलावा इलाके में पेशकदमी करने वाली फ्रंटियर कोर की गाड़ी को आईडी से निशाना बनाया गया। सिब्बी रेलवे ट्रैक को तबाह कर दिया गया। कर्ख के करीब मुसल्लह अफराद ने सीटीडी एहलकारों की गाड़ियों पर बराह रास्त फायरिंग की, जिसके नतीजे में 7 एहलकारों के जख्मी होने की इत्तलात हैं। और उसके अलावा गवादर के शहर पसनी में कस्टम ऑफिस पर एक बम हमला हुआ है। झलमक्सी में ढाडर, गंडावा और हाईवे पर बलोच आज़ादी पसंदों ने कंट्रोल संभाला हुआ है। बसीमा का इलाका हत्तक में मुसल्लह अफराद की बड़ी तादाद में नाकाबंदी और सख्त स्नैप चेकिंग जारी है। और पाकिस्तानी फौज ने क्वाडकाप्टर्स से मुसल्लह अफराद का ताकुब किया, तहम मुसल्लह अफराद ने दोनों क्वाडकाप्टर्स को मार गिराया, जबकि जो है वहां पर मार्टर गोले भी फायर किए गए हैं। इस वक्त की इतलात ये है कि कोयटा के कैंटोनमेंट एरिया पर भी ड्रोन अटैक्स की कोशिश की गई है। अब ये इस वक्त तक सही तरीके से पता नहीं चला कि कोयटा कैंटोनमेंट पर जो ड्रोन अटैक्स हुए हैं, जिन ड्रोन्स को गिराया गया है, वो अफगानिस्तान से चलाए गए थे या फिर टीटीपी ने मकामी सतह पर चलाए या फिर बीएलए की कोशिश थी। ये अभी चीजें सामने आना बाकी हैं। लेकिन जिस तरह मैंने आपसे कहा कि बीआरजी ने बहुत बड़ा दावा किया है, जी नाज़रीन, बीआरजी ने बहुत बड़ा दावा किया है और उनका कहना है कि उन्होंने कमोबेश 35 एहलकारों को मुख्तलिफ ऑपरेशंस में हलाक किया है और फिर एक नए यूनिट का और तश्कील 9 का भी ऐलान किया है। पहले बीएलएफ बहुत ज़्यादा सरगर्म थी, लेकिन अब बलोच रिपब्लिकन गार्ड ने भी सरगर्मियां तेज कर दी। बलोच रिपब्लिकन गार्ड ने 9 तश्कील शुदा शहरी गोरिल्ला यूनिट परवेज अर्बन वॉरियर्स का ऐलान किया है, जिसने मुतअद्दिद इलाकों में ऑपरेशन किए हैं। बीआरजी के तर्जुमान के मुताबिक उन्होंने जो एलामिया जारी किया उसमें मुख्तसर बयान में दावा किया गया है कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सरकारी और फौजी तनसीबात पर सिक्योरिटी नाकाबंदियों का निशाना बनाया गया। इन हमलों में अब तक मजमूई तौर पर 35 एहलकार हलाक हो चुके हैं। और मजीद ये भी कहा गया है कि ये जो परवेज अर्बन वॉरियर्स का जो यूनिट है, वो जो मंसूब उन्होंने किया है वो किया है बलोच रिपब्लिकन गार्ड के परवेज तंजीम के रुकन परवेज डोमकी से इसको मंसूब किया है। और परवेज डोमकी के हवाले से ये है कि वो 2013 में बीआरजी से मुंसलिक हुए थे और 2021 में उनके घर पर बहुत बड़ा हमला हुआ था, जिसमें वो अपनी वालदा के साथ ही जो है वो उनकी हलाकत हुई थी। तो ये तो सूरत हाल है बलूचिस्तान की। और फिर वीडियो में आप देखें तो साहब ऐसे चल रहे हैं कि जैसे बलूचिस्तान में सब ठीक है। ये जो मैंने आपको करप्शन गिनवाई, ये तो एक मामूली सी बात है। तो इसी तरह जिस तरह मैंने आपसे इब्तिदा में कहा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से कि वो बलूचिस्तान को क्या बनाना चाहती है, क्या बलूचिस्तान में किसी गैंग वार की वो इब्तिदा करना चाह रही है? क्या बलूचिस्तान में जो इनकी थोड़ी बहुत इज्जत है, क्या उसको भी मिट्टी में मिलवाना चाहती है? क्या पीपल्स पार्टी चाहती है कि बलूचिस्तान में जो बलोच जंगजू ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बलूचिस्तान की दुश्मन जमात डिक्लेयर करें? इसके हवाले से तो मैं आपको बताता हूं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने सिंध में भी डॉक्टर महरंग बलोच के खिलाफ घेरा तंग करने की कोशिशें तेज कर दी। आपको पता है कि डॉक्टर महरंग बलोच के खिलाफ कैदाबाद थाने पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत एक मुकदमा दर्ज हुआ था। उसमें फिर जब वो मामला इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में गया तो वहां पर शवाहिद की कमी और अदम सबूत के बिना पर डॉक्टर महरंग बलोच को बरी कर दिया गया था। हत्ता कि इसके हवाले से स्टेट वहाँ पर जो प्रोसिक्यूशन थी उन्होंने बहुत सिंध हाई कोर्ट में बहुत बड़े झूठ बोले और सिंध हाई कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की। ताहम उसके बावजूद मामला जब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पहुंचा तो उन्होंने डॉक्टर महरंग बलोच का जो केस था उसको ख़त्म कर दिया। तो उसके बाद जो है वो सिंध हुकूमत ने ये ऐलान किया था
کہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کی بریت کے خلاف وہ اپیل کریں گے، تو انہوں نے اپیل کی اور گزشتہ روز ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کے بریت کے خلاف اپیل پر سماعت تھی، لیکن سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس خادم حسین تنیو نے سماعت کرنے سے معذرت کر لی اور کیس واپس چلا گیا ہے چیف جسٹس کو۔ اب چیف جسٹس کوئی نیا ڈبل بینچ بناتے ہیں یا پھر کوئی سنگل بینچ بناتے ہیں، اس کے حوالے سے تو ظاہر ہے کہ بعد میں ہی پتہ چلے گا، لیکن میں اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے خلاف نفرتوں کو بہت زیادہ بڑھا رہی ہے۔ میں نے جس طرح آپ سے کہا تھا کہ آخر وہ کون تھا جس نے 9 محرم کو شکارپور میں ایک امام بارگاہ پر خودکش حملہ کروایا، متعدد ہلاکتیں ہوئیں۔ وہ لوگ کون تھے جنہوں نے قلندر شہباز کے روزے پر خودکش دھماکہ کیا؟ درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں کہہ سکتا ہوں کہ جانیں ضائع ہوئیں۔ وہ لوگ کون تھے؟ اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈیتھ اسکواڈ کے سربراہ اور پھر آپ کو بلکہ میں یوں کہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت مجموعی طور پر جو ڈیتھ اسکواڈز ہیں ان کا ایک مجموعہ بنتی جا رہی ہے بلوچستان میں، اور 2 دہشت گرد آرگنائزیشنز بھی اس کی سہولت کار بن رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ اگر میں ڈیتھ اسکواڈز کی بات کروں تو بگٹی امن فورس جو سرفراز بگٹی کی ہے، بلوچ متحدہ محاذ اور اس کے علاوہ بلوچ مسلم دفاع تنظیم، یہ تینوں ڈیتھ اسکواڈز ہیں اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں، جبکہ داعش خراسان اور لشکر جھنگوی بھی شفیق مینگل کی توسط سے پاکستان پیپلز پارٹی کی سہولت کار ہیں۔ یہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے جنہوں نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے قتل کے نامزد ملزمان کی نہ صرف ضمانتوں میں سہولت کاری کروائی بلکہ ان کو افغانستان بھگانے میں بھی سہولت کاری کی۔ تو اب وہ شفیق مینگل جس کو ISI اپنا اثاثہ کہتی ہے، وہ شفیق مینگل کہ جس نے اتنے قتل کیے ہیں کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے، اب وہ آصف زرداری سے ملتے ہیں اور پھر دعائے خیر ہوتی ہے اور پھر شفیق مینگل صاحب جو ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں تاکہ NA 256 خوزدار کے ضمنی انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پر انتخاب میں حصہ لے سکیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی بلوچستان میں جو اس کی شکل بنتی جا رہی ہے، اب کم سے کم مجھے بھی سمجھ میں آنے لگا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے بلوچ اتنی شدید نفرت کیوں کرتے ہیں، کیونکہ لیاری میں جس نے پیپلز پارٹی کو زندگی دی، لیاری جس نے پیپلز پارٹی کو پناہ دی، لیاری جو پاکستان پیپلز پارٹی کا مضبوط قلعہ سمجھا جاتا تھا، ذوالفقار مرزا کی توسط سے لیاری کو گینگ وار کی آگ میں جھونک دیا گیا۔ تو اس وقت کہ اگر ہم بات کریں تو یہ جو ان کو جو ٹکٹ دیا گیا ہے NA 256 خوزدار سے، یہ بیسیکل ٹکٹ نہیں ہے، یہ لائسنس ٹو کل ہے، یہ قتل کا لائسنس ہے۔ میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ فروری 2014 میں توتک سے اجتماعی قبریں ملنے کے واقعے کے فوراً بعد کوئٹہ ہائی کورٹ کے جج جسٹس نور محمد مسکان زئی کے ماتحت بننے والے ٹریبیونل میں اجتماعی قبروں سے شفیق مینگل کی وابستگی کی تصدیق ہوئی اور 20 عینی شاہدین نے اپنے بیانات بھی قلم بند کروائے۔ وہ رپورٹ آج تک منظر عام پر نہیں آ سکی۔ وہ رپورٹ اس لیے منظر عام پر نہیں آ سکی کیونکہ شفیق مینگل ISI کا اثاثہ تصور کیے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ ٹریبیونل کے سامنے یہ بھی کہا گیا کہ شفیق دراصل بلوچستان میں کالعدم دہشت پسند تنظیم لشکر جھنگوی کے لیے کام کرتے ہیں۔ توتک میں اجتماعی قبریں ملنے پر اس وقت کے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ اور نیشنل پارٹی کے سربراہ عبد المالک بلوچ نے بھی مختلف اخباروں میں دیے گئے بیانات میں شفیق مینگل سے منسلک مسلح تنظیم دفاع بلوچستان کے مورد الزام ٹھہرایا تھا۔ اگر ہم آگے چلیں تو شفیق مینگل اور لشکر جھنگوی کے درمیان اس کے بعد پھر پولیس کی ایک تحقیقاتی افسر نے اپنے بیان میں کہا، یہ شکارپور میں جو حملہ ہوا تھا، لکھی در شکارپور میں جو اٹیک ہوا تھا فروری 2015 میں 9 محرم کو امام بارگاہ میں، اس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ ایک تحقیقاتی افسر نے بیان میں کہا کہ خودکش بمبار کو افغانستان سے وڈ اور وہاں سے شہداد کوٹ کے راستے شکارپور پہنچایا گیا تھا اور اس عمل میں شفیق مینگل کا نام سامنے آیا تھا۔
शफीक मेंगल वो शख्स है कि जिसने 2014 मई 2014 की एक रिपोर्ट मैंने आज देखी, उसमें पता चला कि 100 लेवीज एहलकारों के कत्ल का प्राइम सस्पेक्ट था। उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज थे। वो FIRs कहाँ चली गई कोई नहीं जानता। फिर राइटर ने एक स्टोरी की थी, शफीक मेंगल को अब ISI का असासा डिक्लेयर करते हुए उन्होंने, और उसके अलावा जो एक GIT बनी थी, उस GIT के हवाले से भी एक कुछ हकायक सामने आया। और फिर उस वक्त द न्यूज से बात करते हुए एडिशनल IG काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट सिंध सनाउल्लाह अब्बासी का कहना था कि शिकारपुर के हालिया वाकये के बाद बालाई सिंध में पुलिस का कॉम्बैक ऑपरेशन जारी है और हमारे एक SSP पेशरफ्त की निगरानी के लिए सखर में तैनात हैं। अब उन्होंने इंकशाफ करते हुए कहा कि सवात में पैदा होने वाले 19 साल नाकाम खुदकश बमबार उस्मान ने तफ्तीश के दौरान इंकशाफ किया कि वो एक और बमबार अब्दुल रहमान और उनके हैंडलर अब्दुल हफीज बिरोही के साथ चमन के रास्ते अफगानिस्तान से रमजान के महीने में पाकिस्तान में दाखिल हुआ। जिला खुजदार के इलाके वड में तकरीबन 3 माह उन्होंने गुजारे। वड में शफीक मेंगल इनके मेजबान थे। सिक्योरिटी हुकाम का दावा है कि उस्मान और रहमान कलदम जिंदुल्लाह पाकिस्तान की अस्करियत पसंदों के माज और आरिफ के मेहमान थे, जो शफीक मेंगल के फराहम करदा वड के एक कंपाउंड में मौजूद थे। शफीक मेंगल वड का रिहायशी है और मुबैना तौर पर अलहदगी पसंद, मुखालिफ कलदम बलोच अस्करियत पसंद ग्रुप और कलदम बलोच मुसल्लह दिफा पाकिस्तान का रहनुमा था। मेंगल ने हक अनातवार पार्टी भी बनाई। मेंगल पहले बलोच अलहदगी पसंदों को निशाना बना रहा था और उसके बाद कलदम लश्कर झंगवी से इसने हाथ मिलाया। लेकिन हैरानकुन पहलू एक और भी है, और ये पहलू इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। कराची में सानिया सफूरा की याद है आपको कि एक बस में एक बोहरी जमात की बस थी, उसमें लोगों को भून दिया गया था। इतनी गोलियां चली थी कि जो बस थी वो लाशों से भर गई थी और लहू सड़क पर बह रहा था। कराची में सानिया सफूरा की GIT रिपोर्ट में कहा गया है कि अहम मुल्जिम ताहिर मिनहास को रमजी यूसुफ के भाई हाजी साहब की मदद हासिल थी, जिसने शफीक मेंगल के यहाँ खुजदार में पनाह ली थी। और अब ये शफीक मेंगल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का असासा है, क्योंकि वो ISI का भी असासा है, वो लश्कर झंगवी का असासा है, वो जिंदुल्लाह का असासा है, वो यूं समझ लें कि डेथ स्क्वाड का खतरनाक तरीन एक दरिंदा सरबराह है, और अब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा है। तो अब आप मुझे बता दें कि क्या बलूचिस्तान में इससे अमन पैदा होगा? क्या शफीक मेंगल को वोट मिलेगा? वोट कैसे मिलेगा? दहशत से, बंदूक से, गोली से, जोर जबरदस्ती, या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो को मद्देनजर रखते हुए वहां पर वोट कास्ट होगा? यह सोचने की बात है। ये इलेक्शन NA 256 के ये जाहिर साबित करेंगे कि वहां पर वोट कैसे कास्ट होता है। वहां अगर रियासत चाहे तो दहशतगर्द भी कौमी असेंबली का रुकन बन सकता है, जिस तरह अभी शफीक मेंगल को मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कौमी असेंबली का रुकन बनाने जा रही है। और ये रियासत के लिए भी बायस शर्मिंदगी की बात है। तो बहरहाल जो भी सूरत-हाल बन रही है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक है, बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक है। इस तरह जिस तरह मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि BLA की तरफ से 7 एहलकारों की मैयतों के हवाले से कौन सा फैसला किया गया है। नाज़रीन, जो मेरी इतलात हैं मुबैना तौर पर उसके हवाले से ये है कि जो BLA से जुड़े हुए जो अहम उनकी जो मरकजी क़यादत है, उनकी एक बैठक हुई और उस बैठक में मैयतों की हवालगी के हवाले से जो राबते मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और BLA के कुछ लोगों के दरमियान चल रहे हैं उसका जायज़ा लिया गया। और फिर उस मीटिंग में बैठे अक्सर अफराद ने कहा कि इन 7 एहलकारों को निशाने इबरत बनाया जाए, बिल्कुल इस तरह जिस तरह वो बलोच नौजवानों की मैयतों के साथ करते हैं।
یعنی ان کی میتوں کو فوری طور پر حوالے نہ کیا جائے۔ دیکھیں اس وقت تقریباً 3 سے 4 دن ہو چکے ہیں، اور 3 سے 4 دن اگر ڈیڈ باڈی، اچھا ایک اور بھی انکشاف ریاستی سوشل میڈیا کر رہا ہے کہ بی ایل اے نے ان 7 اہلکاروں کو بلوچستان سے نکال کر افغانستان پہنچایا۔ کتنا بھیانک اور مزے کا خیز قسم کا مذاق ہے نا۔ بار بار یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ وہاں پر بی ایل اے کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا، ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں کو افغانستان میں نشانہ بنایا گیا، لیکن بار بار بتایا یہ جاتا ہے کہ افغان طالبان اتنے مرے۔ یہ تو نہیں کہا جاتا کہ بی ایل اے کے اتنے مرے، بی ایل ایف کے اتنے مرے، ٹی ٹی پی کے اتنے مرے۔ تو ریاست جو پیٹرن یا جس انداز میں جا رہی تھی، مجھے آج ایسا محسوس ہوا، کیونکہ افغان جنگ، پاک افغان جنگ کے حوالے سے میں نے دیکھا کہ جو ہے وہ چائنا، رشیا ثالثی کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور شاید 1-2-4 دنوں میں جنگ بندی ہو جائے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ بندی بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ہار ہوگی، کیونکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے یہ جنگ جو شروع کی تھی، اس کی بنیادی وجہ رجیم چینج تھا، اور اگر رجیم چینج نہیں ہوتا تو پھر اس جنگ میں ملک کو جھونکنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اور وہ ملک جو ٹریلینز آف ڈالرز کا مقروض ہے، بیرونی سرمایہ کاری کی جو توقع تھوڑی بہت تھی، جو دنیا سے جنگ میں جھونکی جا چکی ہے، وہ بھی ختم ہو چکی۔ اب پاکستان قرض کہاں سے چکائے گا، سود کہاں سے چکائے گا، یہ کیا ہوگا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ تو اس طرح اس وقت جو جی ایچ کیو پر پریشر ہے کہ جی ٹھیک ہے ہمارے بندے تو گیس ہو گئے، لیکن ان کی ڈیڈ باڈیز تو دیں۔ لیکن جن زندہ لوگوں کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا ان کا جو اہم ترین ادارہ ہے ISI وہ تلاش نہیں کر سکا، تو اب میتوں کو کیسے تلاش کیا جائے گا؟ جبکہ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اس ویڈیو کی ریکارڈنگز کے بعد، ان ویڈیو ریکارڈنگز کے بعد ہی 7 اہلکاروں کو مار دیا گیا تھا، یا پھر جس دن انہوں نے وعدہ کیا تھا اس کے بعد مارا۔ تب بھی اس وقت ڈیڈ باڈیز کون سے کولڈ اسٹوریج میں ہوں گی؟ اگر وہ کولڈ اسٹوریج میں نہیں ہوں گی تو پھر وہ لاشیں مسخ ہو چکی ہوں گی، اور پھر میرے خیال میں شاید ریاست کو مسخ شدہ لاشیں ہی دی جائیں گی، مجھے ایسا لگ رہا ہے۔ کیونکہ جو اندرونی طور پر جو چیزیں ہوئی ہیں، مبینہ طور پر جو مجھ تک اطلاعات پہنچی ہیں، وہ یہ ہیں کہ بی ایل اے میں موجود جو قیادت ہے، وہ ان کی اکثریت یہ چاہتی ہے کہ ریاست کو سبق سکھانے کے لیے ان کی ڈیڈ باڈیز ان کی مرضی پر نہیں بلکہ اس انداز میں دی جائیں جس انداز میں بلوچ نوجوانوں کی ڈیڈ باڈیز ان کے حوالے کی جاتی ہیں۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔